गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एज अ नेम सजेस्ट इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हेयर वी विल स्टडी क्या, मोशन को स्टडी करेंगे और स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है स्पेसिफिकली उसी को हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, मोशन से रिलेटेड पैरामीटर जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन भी देंगे, जिससे कि क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी मैं दूंगी आपको, जिससे कि आपको टॉपिक की ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिले। तो मोशन को स्टडी करने से पहले मैं आपको फिजिक्स की एक ब्रांच के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो किसी भी बॉडी के, किसी भी पार्टिकल के रेस्ट मोशन को और उसके मूवमेंट में, उसकी रेस्ट और मोशन वाली स्टेट जो होती है, जो कौन सी स्टेट होती है, या तो रेस्ट होगा पार्टिकल, या क्या होगा, मोशन में होगा, या तो रेस्ट में होगा या क्या होगा, मोशन में होगा। इन दोनों को स्टडी कौन करता है, कौन सी किस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स में तो हम इन दो ब्रांचों को स्टडी करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स के भी सब पार्ट है, यानी फिजिक्स की सब ब्रांच के भी कितने पार्ट हैं, सब। तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, दूसरा हम बोलते हैं डायनामिक्स एंड तीसरा बोलते हैं काइनेमेटिक्स। स्टैटिक एज अ नेम सजेस्ट क्या है, स्टेशनरी कोई पार्टिकल है, तो इसमें क्या है, कोई पार्टिकल में क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ स्टेशनरी होता है इस वाली ब्रांच में, इस वाली सब ब्रांच में। डायनामिक और स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। डायनामिक में हम पार्टिकल मूव तो कर रहा है, लेकिन वो किस कारण से मूव कर रहा है, यानी हम इसमें क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का कॉज क्या है। और जो ये काइनेमेटिक्स है, इसमें हम सिर्फ कॉज मोशन को नहीं पढ़ते, सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, इसमें किस कारण से मोशन हो रहा है उसको नहीं पढ़ते। डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मोशन का कारण क्या है, मोशन किस वजह से हो रहा है, क्या फोर्स लगने से किसी पार्टिकल में मोशन हो रहा है, किसी बॉडी में मोशन हो रहा है, या फिर उसमें कोई टॉर्क लगने से मोशन हो रहा है, इसको हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। डायनामिक्स पे सबसे ज्यादा काम किसने किया है, न्यूटन ने किया है। किसने किया है, न्यूटन ने किया है। न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था, F=ma, यानी फोर्स वाला फॉर्मूला दिया था कि फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मूव रह पाएगा। ये सब किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। तो मैकेनिक्स क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन या रेस्ट स्टेट को स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकल की। अच्छा देखिए, रेस्ट और मोशन से क्या समझते हैं, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, बताइए। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट हम ये सोचते हैं कि हम बैठे हैं तो हम रेस्ट में हैं, और कोई चीज चल रही है तो मोशन में है। ऐसा नहीं है। रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, रिलेटिव है। जैसे कोई ट्रक है या कोई कार है, ये अगर मूव कर रही है तो आप कहोगे मोशन में है। लेकिन अब सपोज आप ट्रेन है ये, और ट्रेन में क्या है, आप बैठे, ट्रेन तो मूव कर, अब यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर यहां है, दो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये नंबर 1 ऑब्जर्वर है, ये नंबर 2 ऑब्जर्वर है। अब जब नंबर 1 ऑब्जर्वर देखता है, वो कहता है कि ट्रेन तो मूव कर रही है, और ट्रेन के अंदर जितने भी क्या है पैसेंजर, वो भी मूव कर रहे हैं। तो यानी इस नंबर 1 ऑब्जर्वर के रिलेटिव ट्रेन भी मोशन में है, और इसके अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर भी मोशन में है, ठीक है, नंबर 2 ऑब्जर्वर भी मोशन में है इसके रिलेटिव। लेकिन अगर हम ट्रेन के अंदर देखें, यानी ट्रेन के अंदर हम ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में देखें, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम, यानी ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे के रिलेटिव क्या है, स्टेशनरी है। तो क्या है, सब क्या है, नंबर 2 ऑब्जर्वर के रिलेटिव क्या है, सब एक, ये दूसरा यहाँ पर जो ट्रेन के अंदर बाकी पैसेंजर बैठे हैं वो सब क्या है, रेस्ट में है। तो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव है। कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं, कोई भी एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में रेस्ट में नहीं है। सब मोशन का कॉन्सेप्ट किससे आता है, रिलेटिव से आता है। जैसे
अर्थ किसके रिलेटिव मूव कर रही है? सन के रिलेटिव मूव कर रही है। सन अपने गैलेक्सी, अपने मिल्की वे गैलेक्सी, तो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट रिलेटिव क्यों है? अब तीसरा हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब देखिए धीरे धीरे हम आपको ये सब टर्म इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप इन टर्म्स का यूज होगा आपके इस चैप्टर में। अच्छा, क्लासिकल जो मैकेनिक्स में है इसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट की, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है आपका, है ना? पॉइंट बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है? पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट बॉडी ऐसा होता है जैसे आप यहाँ खड़े हैं या कोई गाड़ी खड़ी है, कोई कार है, कोई जिप्सी है, कुछ भी है, ये मूव कर रही है, तो ये इसका जो साइज है वो इसके ट्रेवल डिस्टेंस से क्या है? बहुत छोटा है। तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है उसका जो ट्रेवल डिस्टेंस है या जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है उसके साइज के जो रिलेटिव है वो क्या है? बहुत छोटा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सब क्या स्टडी करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट जो मोशन है बॉडीज को हम क्या समझते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कई चाहे कोई ट्रक ले लो, ट्रक का साइज भी बहुत बड़ा होता है लेकिन डिस्टेंस तो वो ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। अब अपने से तो 1000 गुना, लाख गुना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या है वो? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। वो भी, ट्रक भी, ट्रेन भी, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ पे कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट मूव करना है और आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, उसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक, ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने अभी पढ़ी। अब दूसरी आती है मोशन पैरामीटर। मोशन पैरामीटर, भाई मोशन के कुछ पैरामीटर होते हैं, यानी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। जो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या क्या पैरामीटर है? डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पैरामीटर क्या है? स्पीड और वेलोसिटी, यही तो है। और तीसरा क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। ये तीन पैरामीटर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप ये देखिए, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहती हूँ। टाइप ऑफ मोशन आप पढ़ लीजिए पहले। इस चैप्टर में हम मोशन में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए हमें टाइप ऑफ मोशन भी पढ़ना है। टाइप ऑफ मोशंस। टाइप ऑफ मोशंस, टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है और 3 डायमेंशनल मोशन है। तो 1 डायमेंशनल मोशन में क्या पढ़ेंगे आप कि अब ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन। इस 1 डायमेंशनल मोशन को हम रेक्टिलिनियर भी मोशन करेंगे। क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। इसको क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। यानी इसी मोशन को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी जैसे कार है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। अब 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन को हम एक प्लेन मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लेन मोशन क्या है? जैसे कोई बिलियर्ड टेबल है, आप इसमें एक जो ये बॉल है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो और ये क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है एक बिलियर्ड बॉल का अपने टेबल पे। या फिर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो जो स्ट्राइकर हैं और ये जो भी उसमें छोटे छोटे कॉइन हैं वो किस हिसाब से मूव कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल मोशन से मूव कर रहे हैं। अब दूसरा आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? कोई भी एरोप्लेन है वो 3 डायमेंशनल मोशन में मूव कर रहा है। या फिर गैस के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ इस रूम में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं वो 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब एक्सेस पे भी मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ऊपर भी मूव कर सकते हैं, आगे भी मूव कर सकते हैं और पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो ये मोशन क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो ये सब क्या है? 3 टाइप ऑफ मोशन है। और यहाँ हम सिर्फ कौन से मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड हम पैरामीटर पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे। अब आता है डिस्टेंस।
सबसे पहला पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस अपने आप में क्या है, और यहां हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। वेक्टर और स्केलर का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं 200 मीटर, मैंने 200 मीटर वॉक किया, तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हो गया। तो मैंने 200 मीटर वॉक कहीं पे भी कर सकते हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में मैंने 200 मीटर वॉक किया। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 200 मीटर गई ईस्ट में, तो इसमें क्या है, हमारी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो यानी इस केस में मैं जो ट्रेवल किया वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जाएगी तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। अच्छा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, हम क्या लेते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को लेते हैं और उनके बीच में एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इनिशियल, सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, बॉडी यहां थी ए पॉइंट पे और यहां बी पे पहुंच गई, तो हम इसको ऐसे लेंगे। तो ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ए से बी वो इस पाथ से आई, इस पाथ से आई या इस पाथ से आई, है ना। ए से बी तक बॉडी अगर मूव कर रही है तो किस पाथ से आ सकती है, वो या तो ऐसे भी आ सकती है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में जाए, ठीक है, या इस पाथ से आए, या ऐसे आए, या ऐसे आए। ये सब क्या है, किसी भी तरीके से। तो क्या है, हमने ए से बी पे दो, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ए से बी में पहुंचने में अगर वो ये वाला पाथ लेती है तो ये डिस्टेंस होगा, और अगर एक ट्रायंगुलर पाथ लेगी तो ये डिस्टेंस होगा, और अगर ऐसे कर्वी पाथ लेती है तो ये डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हमें इनिशियल पोजीशन देखनी होगी और फाइनल पोजीशन देखनी होगी और उनके बीच में एक वेक्टर ड्रॉ कर देना होगा। तो ये सब क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ए, ये बी, और यहां कहीं सी ले लेते हैं, ठीक है। सपोज ये x1 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया और वो बी पे पहुंच गया, ए से मूव किया, बी पे पहुंच गया, और फिर यानी ऐसे गया वो और फिर वापस आया और कहां पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। तो हमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। कैसे निकालोगे, जैसे यहां से सपोज ये ले लो आप 100 किलोमीटर, 100 मीटर है, ठीक है, और ये है हमारा 60 मीटर, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो डिस्टेंस कितना हुआ उसका, इनिशियल पोजीशन ये है, फिर ऐसे गया, यहां से यहां गया, तो कितना किया उसने मीटर ट्रेवल, 100 मीटर, और फिर बी से सी में आया, तो कितना डिस्टेंस हो गया बताओ, 100। तो ए से बी प्लस बी से सी, तो 100 प्लस कितना हो गया, 60, यानी उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 160 मीटर। अब उसको हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, इस सिनेरियो में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ए से बी में गया, बी से सी में आया, तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। तो क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, ये कितना होगा, 40 होगा, है ना।
ये 100 है, ये 60 है, तो ये 40 होगा, 40 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 40 मीटर आएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात आप? तो क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको अगर निकालना है तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस कम हो जाए और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इसका ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी पॉइंट ले लेते हैं और ये डी पॉइंट ले लेते हैं। ये आर रेडियस है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई है और उसने यहां से सर्कल में ऐसे मूव किया, यहां मूव किया, ऐसे मूव किया और वापस ए पे आ गया। तो हमें ए से बी के बीच में, बी से ए से सी के बीच में, ए से डी के बीच में, और जब ए से ए के बीच में आ जाएगा, इन चारों केसेस में हमें निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो जब इस वाले केस को हम कंसिडर करते हैं, ए से बी के बीच में उसका डिस्टेंस क्या होगा, यानी उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका आर्क होगा, ए से बी का आर्क होगा, डिस्टेंस क्या होगा, जो भी उसका पेरीफ्री है, उसका जो पैरामीटर है उसका फोर्थ पार्ट होगा, बिकॉज ये हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया ना, इक्वल सेक्शन में, तो ये 1/4 क्या होगा टोटल पेरीमीटर की होगा। तो पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई आर और 4, तो यानी 1/2 पाई आर के इक्वल क्या होगा डिस्टेंस होगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन क्या है ए है, फाइनल पोजीशन क्या है बी है, तो इनके बीच में हमने क्या किया एक ड्रॉ कर लिया वेक्टर, इनिशियल से फाइनल के बीच में एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये भी आर है, ये भी आर है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, इन दोनों के बीच में रेडियस क्या है, रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज का क्या निकालेंगे आप, अंडर रूट, ये सपोज ओ है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ओ ए का स्क्वायर कितना है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, आर को बाहर निकाल लीजिए, आर अंडर रूट 2, यानी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए से सी के केस में, यानी ए से सी के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ये हाफ ऑफ जो भी सर्कल का पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस होगी, उसका क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि ये तो हाफ ही है ना, आधा सर्कल है ना, हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का कितना होगा 1/2 इंटू 2 पाई आर, यानी कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा पाई आर। आया कि नहीं आया समझ में आपको, है ना, आया। देखिए इसको क्लियर तरीके से देखिए, ए से सी के बीच में अब हमारे पास ये बताना है, ये तो हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा डिस्टेंस, यानी क्योंकि डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होगा, डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअल पाथ होगा, यानी ये एक्चुअल पाथ ये हो गया ना, मैंने डार्क कर दिया इसको, ये एक्चुअल पाथ होगा ना हाफ सर्कल, है ना, ये एक्चुअल पाथ होगा। अब उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए सी, बताओ ए सी कितना होगा, ये भी आर है और ये भी आर है, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया। अब हमसे पूछता है कि ए से डी के केस में, क्या पूछ रहा है हमसे,
ए से, अब इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देती हूँ यहां से, ठीक है। ए से डी के केस में, ए से डी के केस में, ए से डी में अगर आपको, अब हमने एक्चुअल बात ये हो गया ना उसका, तो ये क्या हो गया, टोटल लेंथ उसकी कितनी हो गई 3/4। डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा 3/4, कितना होगा 3/4 इंटू 2πr, उसकी सरकमफेरेंस, क्योंकि 3 पार्ट है ना, 1 2 3, और सरकमफेरेंस का 3/4 यानी 2πr, 2 2 जा 4 यानी 3/2πr, ये उसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अब हमारी बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, ये भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी r√2, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा, सेम ही तो होगी। तो इस केस में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट r√2 होगा। अब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल यहां से मूव किया और वापस ए पे आ गया, है ना, ए से मूव किया और ए पे ही वापस आ गया। बताओ इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, भाई उसने पूरा सरकमफेरेंस ये पूरा कवर कर लिया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, यानी उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो एज पर जो हमारा वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, उसने कोई मूव ही नहीं किया, मैं ऐसे गई और वापस अपनी जगह पे आ गई, मैं अपनी जगह से चली और वापस अपनी जगह पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। आया कि नहीं समझ में आया, है ना। इन दो क्वेश्चंस की हेल्प से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे आप अगर देखेंगे तो आप मतलब पाएंगे कि आप सॉल्व करने में उसे कैपेबल होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अब हम मोशन का दूसरा पैरामीटर पढ़ते हैं। दूसरा पैरामीटर क्या है, स्पीड, दूसरा पैरामीटर है एंड वेलोसिटी। इसमें भी वही अंतर है जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। और जो हमारा वेलोसिटी है, जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और वैसे ही स्पीड को क्या कहेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सब चीजें, स्पीड, वेलोसिटी। अब एक दूसरी चीज आती है जो हम पढ़ेंगे इसमें, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगा, जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया, यहाँ S1 गया, फिर S2 मूव किया, फिर S3 मूव किया, ऐसे ही वो करता रहा, और इसमें T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, ये T3 टाइम है ना। इस टाइम इंटरवल में S1 मूव किया, इस टाइम इंटरवल में S2 मूव किया, फिर इस टाइम इंटरवल में S3 मूव किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा, S1 S2 S3 डैश डैश डैश, और टोटल टाइम T1 T2 T3, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने,
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टोटल कितने टाइम में ट्रेवल किया। ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए इसके हम दो केस लेते हैं, एवरेज स्पीड के हम दो केस लेंगे। पहला केस जो हमारा होगा केस फर्स्ट केस, उसमें क्या करेगा, कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस with different speed, with different speed, different speed। भाई कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है, ये S1 डिस्टेंस है, ये S2 डिस्टेंस है, ये S3 डिस्टेंस है, ये S4 डिस्टेंस है। सपोज ये V1 स्पीड से ट्रेवल किया इसने, इस बॉडी ने, ये डिस्टेंस V2 स्पीड से ट्रेवल किया, S3 डिस्टेंस V3 से, और S4 V4 से, यानी डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया। तो हमारा V एवरेज, यानी एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, V एवरेज को कैसे लिखेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड डैश डैश, और T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डैश डैश। लिखेंगे। अब बताइए S1 क्या आएगा, अब हमें इसमें S1 गिवन है और V1 गिवन है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ हमें S1 गिवन है और S1 V1 गिवन है, S2 V2 गिवन है, ये गिवन है, हमें टाइम नहीं पता। तो सबसे पहले S1 क्या आ जाएगा, V1 T1, S2 क्या आ जाएगा, V2 T2। तो यानी T1 क्या आ जाएगा, S1 अपॉन V1, T2 कितना आ जाएगा, S2 अपॉन V2। तो ये सब वैल्यूज इसमें पुट कर लीजिए। V एवरेज, इससे V एवरेज कितना आ जाएगा, इससे देखिए यहां लिख लेती हूं मैं, V एवरेज कितना आ जाएगा, V एवरेज कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 डॉट, मतलब और भी आगे है इसमें टर्म्स, S1 प्लस S2 प्लस S3 और डिवाइडेड बाय T1 को क्या लिखा था मैंने, S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2 और S3 अपॉन V3। तो इस तरह से हम V एवरेज निकाल लेंगे ना, जब बॉडी ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट टाइम। क्या है, बॉडी ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड। अब दूसरे केस के सिनेरियो में क्या लिखेंगे हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है, केस 2। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास ये सपोज ये गिवन है, सपोज ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये V1 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और T1 टाइम पे, कोई भी बॉडी फर्स्ट सेक्शन, सेकंड V2 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है T2 टाइम पे, थर्ड V3 वेलोसिटी से ट्रेवल करता है T3 टाइम पे। आया कि नहीं आया, तो यानी बॉडी मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, है ना, डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है कोई बॉडी, तो बॉडी मूव विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। इस केस में V एवरेज बहुत आसान है, फॉर्मूला सेम ही लगेगा, आपको सिर्फ रिलेशन चेंज करना है, S1 S2 एक और ले लेते हैं प्लस S3, यहाँ क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हमें S1 तो नहीं गिवन है, तो S1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 T1, S2 को क्या लिख सकते हैं, V2 T2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो बस यही रिप्लेस कर दीजिए इसमें, है ना, इसमें यही रिप्लेस कर दीजिए। तो V एवरेज कितना आ जाएगा, V1 T1
प्लस v2 t2 डॉट 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 और डिवाइड बाय t1 प्लस t2, है ना, डॉट डॉट डॉट। तो ये फर्स्ट केस के उसमें और ये सेकंड केस के उसमें। अभी देखिए हम इसके स्पेशल केस देखेंगे। देखिए अगर हम देखें, अगर हम इसका स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस कैसे लेते हैं हम सपोज ये समझते हैं कि कोई बॉडी है ना, कोई, अब हम स्पेशल केस कहाँ लिखूँ, यही लिख लेते हैं, चलिए स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस ले लेते हैं फर्स्ट केस का भी क्या हम स्पेशल केस ले रहे हैं। सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, पहले डिस्टेंस, पहले उसमें पहले वो S1 डिस्टेंस गई, दूसरी बार वो S2 डिस्टेंस गई, क्या गई, S1 और S2, तो V1 और V2 वेलोसिटी से। लेकिन अगर हम ये समझ लें इस केस में S1 और S2 दोनों ही इक्वल हैं, किसके इक्वल है, S के, तो V एवरेज कितना आ जाएगा बताइए, V एवरेज कितना आएगा बताइए, S1 और S2 इक्वल है तो S प्लस S और डिवाइडेड बाय S अपॉन V1 S अपॉन V2, तो यानी क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व, ये 2S आ जाएगा, यानी 2S अपॉन S अपॉन V1 S अपॉन V2, तो V एवरेज क्या आ जाएगा, V1 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये आ जाएगा स्पेशल केस में, जब बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस वाले केस में देखिए, सेकंड वाले केस में भी अगर स्पेशल केस ले लें हम, अगर हम ये देख लें कि टाइम इंटरवल सेम है, T1 और T2 सेम है और वो सपोज T के इक्वल है, तो V एवरेज कितना आ जाएगा, बॉडी ऐसे गई, ये फर्स्ट में ये T पे, ये T पे, इस समय इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी V2 है, समझ रहे हैं आप। तो आप इस केस में भी V एवरेज क्या निकाल सकते हैं, V1 T प्लस V2 T और ये भी क्या है T प्लस T, तो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्पेशल केस में V एवरेज आ जाएगा जब टाइम इंटरवल हमारे पास सेम है। आई होप आपको समझ में आया हो कि एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड मतलब हमने एवरेज कर लिया उसका, हमने क्या कर लिया टोटल, जैसे हम क्लास में नहीं लिखते, क्लास में डिफरेंट हाइट के बच्चे हैं, आपने मैथ्स में भी किया होगा, और उनकी एवरेज हाइट निकाली तो सबकी हाइट ऐड कर लेते हैं और टोटल हम जितने बच्चे हैं, तो वही कंसेप्ट इसमें भी है कि हम एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं। अब हमारा इसी के उसमें आगे आता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का भी वही कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट ही लेना है इसमें, और डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम, यानी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। सपोज पार्टिकल यहाँ है, ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 डिवाइड बाय ये t1 टाइम पे था, यहाँ ये t2 टाइम पे है, तो t2 माइनस t1, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आया समझ में, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पे एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ मैं आपको। सपोज ये ए बी एक हमारे पास पाथ गिवन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव किया 60 मीटर पर सेकंड से और यहाँ 40 मीटर पर सेकंड से, यानी जाते समय उसकी स्पीड 60 और आते समय हम क्या लेंगे, क्या होगा 40, तो हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, इस केस में हमें एवरेज स्पीड निकालनी क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी,
यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, बी में गया और 60 मीटर पर सेकंड से, और बी से वापस आया ए में, किस स्पीड से वापस आया, 40 मीटर पर सेकंड से। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या आएगा, यानी ए बी प्लस ए बी टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी ए कर लो चलो, और टोटल टाइम, यानी सपोज ये T1 टाइम पे गया और वापस आते समय से T2 टाइम लगा, क्योंकि टाइम तो डिफरेंट है ना दोनों, ऐसे ही निकालेंगे ना। तो T1 टाइम क्या होगा बताइए? T1 टाइम क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। और T2 टाइम क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। होगा कि नहीं होगा? तो इसको इसमें पुट करिए, एवरेज स्पीड कितना आएगा? ए बी प्लस बी ए, दोनों बी ए और ए बी इक्वल ही है, तो 2AB लिख सकती हूँ मैं इसको, और T1 ए बी बाय 60 और T2 बी ए बाय 40 कर सकती हूँ, बी ए के बदले ए बी लिख लो इसे भी। तो कितना आ गया? 2AB, ए बी कॉमन लो इसमें इन दोनों में ए बी कॉमन, 1/60 प्लस 1/40, ए बी से ए बी कैंसिल, इसको 2/60 और 40 का कैसे करेंगे आप? या तो ऐसे कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 240 हो जाएगा। से 24, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 4 और 6। ठीक, आप इसको 240 को ऊपर ले जाइए, 2 × 240 डिवाइडेड बाय 10, है ना, ये दोनों 10 हो जाएंगे ना, और 240 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 मीटर पर सेकेंड आएगा ना। 60, हाँ 48 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 48 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, बताओ कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्टेंस नहीं लेंगे, तो इनिशियल यहाँ है, वापस भी यहीं आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम का मतलब ही नहीं है सपोर्ट टाइम टी लगा उसको, टाइम कुछ भी हो लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस बात में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि कैसे निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको वेक्टर कैलकुलस की भी, वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी, वो आई होप आपने सीखी हुई होगी, नहीं सीखी होगी तो आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं वो भी आपको वेक्टर अलजेब्रा सिखा दूंगी। वैसे आगे आने वाले चैप्टर में मैं इसको भी कवर करने वाली हूँ, वेक्टर अलजेब्रा को। अब दूसरी बात आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इसमें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब हमारा स्पीड और वेलोसिटी में ही चल रहा है, अभी हमारे पास कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे समझते हैं? जैसे मैं मूव कर रही हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, कोई पार्टिकल ऐसे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ भी, सपोज ये कार में मूव कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस, अगर मुझे इस इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर निकालना है तो उस पर क्या करते हैं हम? टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, यानी यहाँ इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे? ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ पर बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सी पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी उस इंस्टेंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है। पार्टिकल हो सकता है मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उस इंस्टेंट पे हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं बताइए? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना,
उस टाइम इंटरवल पे, यानी जैसे मैंने ये पार्टिकल है, ये उसका टाइम है और ये उसका डिस्टेंस है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस उसका टाइम इंटरवल हो गया, डेल्टा टी हो गया ना, और ये 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 क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया सपोज। तो यहां से यहां तक के बीच में इस टाइम इंटरवल पे उसने मूव किया, इस टाइम इंटरवल पे उसने मूव किया ए से बी के बीच में। अगर मैं ये टाइम इंटरवल छोटा करती जाऊं तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी अगर मैं लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 कर दूं, है ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डिफरेंशिएशन में बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसको, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाय डी टी। ये जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि सी भी, जैसे पाथ पे कोई मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, ये उसका एक्स है और ये टी है, यहां से यहां तक अगर मैं टाइम छोटा करती जाऊं तो ये इस टाइम पे आएगा ना, यहाँ T1 है, ये T2 है, ये सपोर्ट T1 है, ये T2 है, तो ये डेल्टा टी होगा ना, ये डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी 0 हो जाए यानी टी ये इसी पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी ना, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब इसी में देखिए, इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग हो गई, स्पीड अलग हो गई। हाँ डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगी, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा किसी इंस्टेंट पे वो क्या होगा, सेम होगा। थोड़ा सा हम कैलकुलस से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ लेते हैं जो आपको आगे एक्सेलरेशन में भी और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के भी काम आएगी। तो बेसिक हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो फॉर्मूला डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। पहले मैं डिफरेंशियल के फॉर्मूले लिख लेती हूँ, फिर इंटीग्रेशन। ये क्या है, डी बाय डी टी एक्स की पावर एन, अगर ऐसे है तो इसको हम लिखते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया डिफरेंशियल का। ठीक है, सेकंड, अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। थर्ड, अगर कांस्टेंट टर्म के साथ x की पावर n है और उसका हम डिफरेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या होगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्मूले देखिए, x की पावर n dt, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 c, c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ dt, कोई भी इंटीग्रेशन है अगर मतलब उसमें कुछ भी नहीं है तो ये t के रिलेटिव हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो t प्लस c क्या आ जाएगा, t प्लस c। c हमारे पास कांस्टेंट है, और सिक्स्थ में हम कर रहे हैं कोई k इज अ कांस्टेंट और हम dt कर रहे हैं, तो k t प्लस c, ये हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है, ये नंबर टर्म होती है, जैसे 3 4 5 कोई भी जो कांस्टेंट होगी, पाई कुछ भी, तो उस तरह से उसका हमारे पास अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो के टी प्लस सी। वैसे इसमें लिमिट वाले भी फॉर्मूलेज होते हैं, लिमिट में आपको नहीं करा रही अभी, वो आप डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन वाले कैलकुलस वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इससे रिलेटेड जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको उससे समझ में आएगा। एक इसको मैं रब कर देती हूँ, है ना, इसको रब कर देती हूँ। एक तो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं इससे रिलेटेड।
एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और किस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है? किस इक्वेशन के हिसाब से मूव कर रहा है? 18t प्लस 15t स्क्वायर। पार्टिकल किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और किस हिसाब से मूव कर रहा है? 18t प्लस 15t स्क्वायर। तो आपको इसमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है। स्पीड या वेलोसिटी सेम ही होगा। किस टाइम इंटरवल पे? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। बताइए क्या निकालते हैं? वेलोसिटी का निकाला, बताया था ना मैंने एक फॉर्मूला। क्या बताया था? हमने ये पढ़ा था ना, लिमिट याद आया? डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाय dt। किया था ना इससे पहले वाले उसमें। तो इसको मैं नहीं लिखूंगी अब से, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे v इज इक्वल टू dx बाय dt, है ना। और x क्या है हमारे पास? वो जो मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, इसका डिफरेंशियल निकालिए। dx v इज इक्वल टू dx बाय dt, यानी t की पावर n, है ना। क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला? x की पावर, अगर सपोज यहाँ पर t की पावर n है ना, और dt है, तो कैसे लिखते हैं? n t की पावर n माइनस 1, ऐसे लिखते हैं ना। तो t की पावर क्या है यहाँ पर? 1 है। 18 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? n माइनस 1, 18, है ना, 18 आएगा। और प्लस 15 कांस्टेंट है, t की पावर 2, t की पावर 2, तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1, यानी 15 इंटू 2 इंटू टी, ये आएगा ना। टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो क्या होगा? 2d 2t, क्या आएगा? 2t, क्या आएगा? 2t। तो ये हम इसे निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 18, अब हमें किस सेकंड में निकालना है? 2 सेकंड पे, तो 18 प्लस 15 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? 18, 15 टू 30, 30 इंटू 2 यानी 60, यानी 78 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा? 78 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। अब हमें जो निकालना है वो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सपोज हमें इसमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। ये तो हमने निकाल ली। अब दूसरे पार्ट में हम इसमें करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यानी 2 और 3 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सपोज ये x1 डिस्टेंस था, ये इस समय ये, मतलब इस पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ही बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यही तो लिखेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेस यानी x2, यानी 3 सेकंड पे वो कहाँ थी? 3 सेकंड पे क्या कहाँ थी वो? देखिए x2 निकाल सकते हैं, 18 t3 रख लीजिए, 15 इंटू 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे। और 2 सेकंड पे कहाँ थी? 18 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, और t2 माइनस t1 कितना है? 3 माइनस 2 यानी 1 सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? x2 माइनस, इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए ऐसे कर लीजिए ना, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 15 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर, और t तो 1, डेल्टा t 1 है, तो
तो ये क्या हो जाएगा 18, 3 माइनस 2 प्लस 15, 9 माइनस 4 कितना आया, 9 माइनस 4 कितना आया 5, तो इसको कर लीजिए 18 प्लस 75, यानी 93 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या है एवरेज वेलोसिटी है। तो आपको सारे जो फॉर्मूलेज हैं सबसे पहले तो आपको वो आपके माइंड में होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है, और डिफरेंट टाइम इंटरवल दिए हुए हैं तो आप कैसे निकालेंगे। तो एक रिलेशन अगर आपको पता होगा तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।